हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 5 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, वक्फ बिल पर अब देश भर में घमासान मच चुका है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं बिहार के जेडीयू में भी 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। दोस्तों, अभी देश भर के 8 से भी ज्यादा राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिल का समर्थन करने पर एक नमाजी को भी पीटा। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले ही हमारे देश के संसद के राज्यसभा सदन से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसके पक्ष में 188 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 95। और इससे पहले जो वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ था, उसमें भी पक्ष में 288 वोट पड़े थे, जबकि यहाँ विरोध में 232 वोट पड़े थे। तो आखिरकार दोनों सदनों से पास होने के बाद अब वक्फ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। वक्फ विधेयक संशोधन बिल पर जैसे ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइन करेगी, उसके बाद देश भर में ये कानून लागू हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति तक ये बिल पहुंचे, इससे पहले ही वक्फ बिल का विरोध शुरू हो चुका है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त भी मांगा। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पर अब राजनीतिक सियासत भी तेज हुई, और वो तो ठीक, फिर भी कि मुस्लिम भाई लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष से राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, लेकिन देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुद वक्फ विधेयक को लेकर अपना समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया कि इस कानून से समुदाय की संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई भी खतरा नहीं है। ये विधेयक मुस्लिमों को अधिकार देने के लिए लागू किया जा रहा, न कि उनका अधिकार छीनने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक की तारीफ की गई ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी के द्वारा। उन्होंने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी विरोध में दावे किए जा रहे हैं, इन दावों का खंडन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज को क्या संदेश दिया, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी दी। वहीं इधर मुस्लिम नेता ओवैसी तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। एक कांग्रेस सांसद ने भी याचिका लगाई। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। आपको पता होगा, जब इस वक्फ बिल को लेकर संसद के सदन में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान मुस्लिम नेता ओवैसी ने इस बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। कहा था कि इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं इस बिल संशोधन के खिलाफ। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी खबर देखिए आप, जयंत चौधरी की पार्टी में भी बगावत हो गई। महासचिव ने इस्तीफा दिया। यूपी मेरठ में साजिब रिजवी बोले कि मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ बिल पर विश्वासघात किया। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू हो चुकी है, और बिहार में तो पूछो ही मत, बगावत का आलम इस कदर तक पहुंच चुका है कि वक्फ बिल के विरोध में बिहार के नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी जेडीयू से 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि पार्टी ही छोड़ दी। वो बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा भरोसा तोड़ा। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम का भी कहना है कि कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जाएं। क्योंकि जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर जो मोदी सरकार का समर्थन किया है, तो उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान समझ गया और सभी मुस्लिम नेता उनकी पार्टी से बाहर होने की ओर अग्रसर हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए, संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग वक्फ बिल का समर्थन करने पर एक नमाजी की पिटाई भी की। तो वहीं मुनवर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट हुई। पूरे यूपी में अभी हाई अलर्ट का माहौल चल रहा है। और वहीं वक्फ बिल संशोधन पर अब यूपी से मायावती ने भी असहमति जताई, कहा कि सरकार जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई। तो वहीं देखिए, वक्फ बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इधर लोकसभा राज्यसभा सदन से जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, उधर सीएम योगी ने कार्यवाही भी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए और कहा कि वक्फ बोर्ड की सभी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती हैं। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो। तो ये वक्फ बिल को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 श्रीलंकाई मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया। दोस्तों, अभी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको पता होगा, वो थाईलैंड बैंकॉक के दौरे पर थे। यहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक के दूषित महल में थाईलैंड के महाराज और महारानी के साथ बैठक भी की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नई पहल की, 21 सूत्रीय कार्य योजना का भी प्रस्ताव रखा। और बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत का दबदबा कुछ यूं कायम रहा। पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। जो भारत का पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, अब थाईलैंड से लेकर भूटान तक भारत के यूपीआई का आपको जलवा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों को ये प्रस्ताव भी सौंपा है। वहीं इस दौरे के दौरान थाईलैंड में पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मिले। भारत नेपाल के बीच भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बांग्लादेश सरकार के साथ भी पीएम मोदी ने थाईलैंड में मुलाकात की और बांग्लादेश
की यूनुस सरकार को कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का थाईलैंड दौरा। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले की समीक्षा से इनकार किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में पार्टियों का फंड जब्त करने की मांग की गई थी। बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला था, तो आखिरकार इस पॉलिटिकल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक और गंभीर मामले को लेकर सुनवाई हुई। सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका भी लगाई गई, लेकिन इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि यह मामला हमारे दायरे से बाहर है, संसद से कानून बनाने को कहें। देखिए मतलब लोग बाग किस किस तरह की याचिका लगा देते हैं। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि छोटे बच्चे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इनका इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए बैन लगाया जाए, है ना। तो इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सरकार से कहो संसद में ये कानून बनाए। हालांकि अभी भारत सरकार कुछ इस तरह का रेगुलेशन भी लेकर आ रही है। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी। एक नया ड्राफ्ट लाया जा रहा है। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 23 के तहत नए नियमों का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट की कुछ बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। देखिए युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का मुद्दा उठा। सदन के संसद भवन में कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर भी बहस करने की मांग की। चलिए रेलवे विकास डेवलपमेंट पर कुछ अपडेट आ रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे हमारे देश में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल यूनियन कैबिनेट बैठक में सरकार ने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खास करके महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को इसका लाभ होगा। ये टोटल 4 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए होगी। इस लागत से 1247 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के 15 जिलों में ट्रेनें दौड़ेंगी। रेल मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। और भारतीय रेलवे की एक और उपलब्धि देखिए आप। रेलवे ने साल 2024-25 में कोच निर्माण में 9% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। कुल 7,134 नए कोच बनाए बीते वित्त वर्ष में, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट आ रहा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि हमारे देश में 19 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में से 80% से ज्यादा घरों में नल के पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। भारत में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्धियों की ये सरकार ने आंकड़े जारी किए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वह जेल जाएंगी। अभी एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर फैसला सुनाया, उसके बाद भाजपा ने बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस्तीफा दें। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको पता होगा शिक्षक भर्ती घोटाला केस की जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिरकार इस मामले पर बीते दिन सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 26,000 शिक्षकों की सरकारी नौकरियों को अमान्य करार कर दिया और पूरी भर्ती को ही रद्द करने का आदेश दे दिया। तो इन सभी हजारों टीचर्स की तो नौकरी जाएगी और इतना ही नहीं, अब तक उनको मिली हुई तनख्वाह भी वापस वसूली जाएगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वेस्ट बंगाल के छात्र संगठनों ने भी ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 26,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले का आरोप बंगाल सरकार पर लगा। 2016 की ये भर्ती का मामला है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल दोस्तों सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा को 3 महीने और बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है। तो सरकार का कहना है कि उसके बाद भी आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम काट दिए जाएंगे, क्योंकि आधार सीडिंग बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने नजदीकी किसी भी राशन प्रणाली विक्रेता के उचित मूल्य की राशन की दुकान के जरिए भी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार ने भी राहत दी। विभाग ने ई-केवाईसी की तारीख को बढ़ा दिया है। बिहार में भी जो पहले ई-केवाईसी की तारीख 31 मार्च थी, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। साइबर क्राइम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फिर ठगे 2 करोड़ 31 लाख रुपए। एक व्यक्ति के मोबाइल पर अन्य व्हाट्सएप ग्रुप से FO2 गांधी इंडिया फाइनेंशियल क्लब ग्रुप का लिंक आया और इस ग्रुप में उनके साथ 61 अन्य लोगों को गुमराह करके जोड़ा गया और फिर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों कि इस तरह की घटनाओं से सावधान रहें। यूपी के हाथरस सदर थाने का ये मामला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर भारत विरोधी कलाकृति बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री। वहीं सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। कहा कि बीते 2 सालों में खाद्य पदार्थों के 3,48,000 से भी ज्यादा नमूने लिए गए, जिनमें से 44,000 नमूने सैंपल फेल पाए गए। उन दुकानदारों से 107 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी वसूला गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की तरफ से सदन में ये आंकड़े बताए। और वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट आ रहा कि डीए में 2% बढ़ोतरी के बाद भी अब जीपीएफ की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 7.1% से आगे नहीं बढ़ सकी ब्याज दर। वित्त वर्ष 2021-22 से ही यही ब्याज दर चल रही है जीपीएफ पर और अभी सरकार ने नेक्स्ट वित्त वर्ष तक ब्याज दर यही रखने का प्लान किया है। और देखिए स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में, जिसमें रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत $7 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था
बनने के करीब है। प्रौद्योगिकी से होगी नवाचार की क्रांति। वहीं वैज्ञानिकों का एक चौंकाने वाला अध्ययन देखिए, आगजनी की वजह से हर साल 50,000 मौतें होती हैं। तापमान बढ़ने से अगले 10 सालों में 20% मौतों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म और शुष्क परिस्थितियां बन रही हैं दुनिया भर में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से भी गर्मी बढ़ रही है, तो इससे भविष्य में लोगों के मरने के आंकड़े काफी बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, उन्नत ड्रोन कैमरा तकनीक से लेस होगा अब भारत। इसके लिए इजराइल सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौता करार किया है। काफी कम लागत पर आपूर्ति होगी और भारत में जल्द ही उन्नत ड्रोन कैमरा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक भारतीय रक्षा कंपनी ने इजराइल की अग्रणी कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप साझेदारी की है ना। वहीं देखिए, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा तट पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण भी किए हैं, तो एटलीस्ट इससे भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। वहीं खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही लेकर आएगा 10 और 500 रुपए के नए नोट। इन नोटों पर वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। हालांकि आरबीआई का कहना है कि ये नए नोट आने के बावजूद भी जो पुराने गवर्नर के साइन वाले नोट हैं, वो भी सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी वो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नोटों के लुक डिजाइन वगैरह में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बस सिर्फ गवर्नर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जज यशवंत वर्मा के घर पर जो केस मिले, उस मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। कमेटी ने दर्ज किया पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का भी बयान। वहीं खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी शुरू करेगी मनमोहन सिंह फेलोशिप कार्यक्रम। युवा नेताओं के लिए ये नई पहल की जा रही है और इस कार्यक्रम के जरिए हर साल 50 युवा पेशेवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन युवाओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। ये कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पित युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और युवाओं को राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़ने का यहाँ से एक मौका भी मिलेगा, राइट। और अगली खबर देखिए, 2 दिन में 4 फायर, सभी लगे सटीक निशाने पर। चीन पाकिस्तान के एरियल अटैक का जवाब है एमआरसेम अब्रा। दरअसल भारतीय सेना ने दोस्तों एमआरसेम अब्रा की 2 रेजिमेंट स्थापित किए हैं। उड़ीसा में इसके 4 सफल फ्लाइट टेस्ट किए गए। अब्रा 70 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। ये एक तरह की स्पेशल मिसाइल का टेस्ट रहा जो भारत ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया है। और मुस्कान सौरभ हत्याकांड मामले पर खबर देखिए, मुस्कान के माँ बाप के बयान दर्ज हुए, 4 सीट भी तैयार हो चुकी है। अब कोर्ट में उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को होनी है। वहीं खबर है, देश की राजधानी दिल्ली वासियों को आज से मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा पाएंगे। अगले 1 महीने में 1 लाख परिवारों को ये सुविधा मिलने की उम्मीद है। सुविधा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समझौता होगा। इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली के व्यक्ति न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर के किसी भी निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे, है ना। तो ये योजना आज से शुरू होने जा रही है। वहीं केदारनाथ हेली सर्विस पर अपडेट आ रहा, 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल होगा केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। और 4 धाम यात्रा पर भी खबर देखिए, तैयारियां तेज चल रही है। 15 सुपर जोन बनाए गए, 41 जोन है और 137 सेक्टरों में रहेगा यात्रा मार्ग। भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स भी तैनात रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया, कहा कि देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस न तो पकड़ सकेगी न ही उन्हें आरोपी बना सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। बल्कि अब ऐसे मामले सामने आने पर होटल या ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, न कि उन महिलाओं पर, उन लड़कियों युवतियों पर जो कि इस तरह के देह व्यापार में शामिल होगी। समझ रहे हो। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर इन्होंने फिल्म उपकार बनाई थी, इसी से इन्हें भारत कुमार नाम भी मिला था। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों से अमिट छाप छोड़ी। एक्टर के निधन पर RSS के सुनील आम्बेकर ने भी शोक जताया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम नमन, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, नए नियम सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, अगले 12 घंटों के दौरान 17 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। झारखंड में भी ओले गिर सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में भी आंधी बारिश हुई, जयपुर अलवर में बदला मौसम। अब 2 दिन हीट वेव का अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश में गर्मी की वजह से बदला गया बड़वानी के स्कूलों का समय। MP में 8 अप्रैल से 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन ज्यादा तपेंगे। यूपी में देखिए मौसम बदला, 10 शहरों में बादल छाए रहे। लखनऊ में तेज हवाएं चली, 15 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। सुकमा, दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। पंजाब के भी 5 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा। 4 दिनों में 5 डिग्री तक और बढ़ेगा पारा। इधर हरियाणा में गर्मी का येलो अलर्ट जारी हुआ। 11 जिलों में मौसम गर्म रहेगा। 7 अप्रैल से हीट वेव चलने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिलों में लू की चेतावनी। इस सीजन में पहली बार हिमाचल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। हालांकि
हालांकि 8 अप्रैल के बाद हिमाचल में 3 दिन बारिश के भी आसार रहेंगे। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना चांदी के भाव में एक तो चांदी पर अच्छी खबर आई है। 2 दिन में चांदी 6,500 रुपए से भी ज्यादा सस्ती हुई है। यहाँ तक कि ऑल टाइम हाई से तो 8,000 रुपए गिरी हुई है अभी चांदी, जबकि बीते दिन भी सोने में 669 रुपए की तेजी देखी गई और अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 90,310 रुपए चल रही है। जबकि चांदी के भाव में अच्छी खासी गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 1 किलो का भाव 92,910 रुपए पर चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 75,364 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 350 अंक की गिरावट दर्ज हुई। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले बयान की वजह से फार्मा कंपनियों के शेयर भी 7% तक टूटे। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 4% की गिरावट हुई। वहीं मजगांव डॉक का शेयर भी 7.5% तक टूटा। हालांकि गिरते बाजार में भी HDFC का अच्छा सपोर्ट रहा। 2% की तेजी रही स्टॉक में बीते दिन। और खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अब तक एलन मस्क को $100 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि वॉरेन बफेट को लंबा फायदा हुआ। वहीं एक कंपनी का अपडेट आ रहा, स्लाइस ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौता पार्टनरशिप की है। दोनों का विलय होगा। भारत का पहला फिनटेक बैंक अस्तित्व में आया इस विलय के बाद। और निवेशकों के लिए खबर है, एनर्जी थीम पर आधारित नई स्कीम में निवेश का मौका। 100 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कितने? ओनली 100 रुपीज से। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश शुरू कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए से भी, है ना। लेकिन ध्यान रहे, इसको सब्सक्राइब करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2025 ही है। तब तक आप इसके निवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसे भारतीय स्टॉक मार्केट में जो अभी इतनी गिरावट आ रही दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह आप समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के ऐलान किए, इसकी वजह से न सिर्फ भारत अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ गया है। देखिए इस घोषणा के बाद खुद अमेरिकी शेयर बाजार को भी $2 खरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। टैरिफ ऐलान से अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन भी गिरा। अमेरिका का जो डाउ जोन्स इंडेक्स है, जैसे हमारे भारत का सेंसेक्स निफ्टी है, तो वहां के इंडेक्स में 4% की बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिकी कंपनियों के बोइंग और इंटेल के शेयर भी 8% तक टूटे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरा भारत अमेरिका का दोनों का शेयर मार्केट टेंशन में आ गया। यूएस के बाद भारतीय शेयर बाजार भी धराशायी हुआ। भारत में भी आपको पता होगा सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट आई, है ना। तो वहीं अब अमेरिका को दुनिया के कुछ दूसरे देश मुंह तोड़ जवाब भी देने लगे हैं। देखिए चाइना ने भी अमेरिका पर अब 34% जवाबी टैरिफ लगाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना ने तो ट्रेड नियमों का उल्लंघन किया, ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश है। मतलब क्या, आप करो तो सही, दूसरे करे तो वो गलत है। ये तो फिर हद हो गई। चीन ने जैसे ही 34% टैरिफ बढ़ाया अमेरिका पर, जमकर भड़के ट्रंप, बोले कि चीन ने घबरा कर गलत फैसला ले लिया। न सिर्फ चाइना बल्कि देखिए ट्रंप टैरिफ के जवाब में कनाडा सरकार ने भी 25% टैरिफ लगा दिया। फ्रांस ने अमेरिका में निवेश करने पर भी रोक लगा दी। भारत को भी इससे कपड़ा सेक्टर में मौका मिलेगा। तो अब दुनिया भर के देश ट्रंप सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। और इन टैरिफों की वजह से जहां एक तरफ अमेरिका को खुद को तो नुकसान हो ही रहा है, अभी कोरोना काल जैसा अमेरिका का मार्केट क्रैश हो रहा है। मानो इस डिसीजन से तो ट्रंप ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, ऐसा निर्णय बनता जा रहा है। समझ रहे हो मतलब। हालांकि दोस्तों हमारे भारत में भी ट्रंप ने जो 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया, तो इससे कहीं न कहीं हमारे भारत में किसान और कारीगर ये परिवार पिसेंगे। क्या सस्ता क्या महंगा होगा, तो देख सकते हैं अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के डायमंड और ज्वेलरी पर इन मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कारों और कारों की एसेसरीज, क्योंकि भारत अमेरिका से कारें खरीदता है, लेकिन भारत बड़ी मात्रा में कार एसेसरीज का निर्यात करता है, तो इन इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। बाकी रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो आने वाले समय में आपका मोबाइल फोन रिचार्ज महंगा हो सकता है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दवाइयां महंगी हो सकती हैं। समझ रहे हो मतलब। दोस्तों एक सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को और कितना नुकसान हो सकता है। तो एक तो एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस घटेगा, भारत का रुपया और कमजोर होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा भारत में। तो काफी सारे नुकसान है भारत को कहीं न कहीं इसके। अब भारत सरकार को जरूर ट्रंप को जवाबी कार्रवाई के अंतर्गत क्या फैसला लिया जाए, ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, है ना। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, 21 पैसे मजबूत हुआ रुपया। USD INR स्पोर्ट मूल्य के 84.95 से 85.55 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। और वहीं देखिए दोस्तों SBI की एक रिसर्च में भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि अमेरिका के इस टैरिफ से वैश्विक विकास पर भी गहरा असर पड़ेगा। मतलब दुनिया भर के देशों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। हमारे भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिसर्च में ये डेटा जारी किया गया है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए तटीय नौवहन विधेयक पारित होने से अब विशाल समुद्र तट की पूरी क्षमता का हो सकेगा उपयोग, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये कहना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु में करेंगे नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन। 6 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे ये उद्घाटन किया जाएगा। और खबर आ रही दक्षिण कोरियाई कंपनी बॉडी टेक मेड का झज्जर में शुभारंभ हुआ। एम्बेसडर बोले द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी ये कंपनी। और खबर देखिए चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फोंट 2 दिन की यात्रा पर कर्नाटक के बंगलुरु पहुंचे। और
खबर देखिए, भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी और सिनेमा उद्योग तथा गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। और वहीं भारत का फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। अभी यह बढ़कर $665.4 बिलियन हो चुका है। वहीं एक अमेरिकी अर्थशास्त्री का भी कहना है कि $30 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका है। अमेरिकी अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स ने ट्रंप सरकार के उल्टे सीधे टैरिफ पॉलिसी पर यह सवाल उठाए और इससे अमेरिका को भी इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं खबर है, असम राज्य में नई शुरुआत हुई कृषि समृद्धि का उत्सव मनाया गया रोंगाली बिहू के मौके पर। और देखिए, युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रोफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान भी चलाया। महिला उद्यमियों के लिए गेम चेंजर अभियान है। वही देखिए, रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया। और केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली एसएसए निधि पर भी रोक लगाई। एसएसए निधि यानी समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब केंद्र सरकार के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिलेगी इन राज्यों को, है ना। और रेलवे पर भी एक रिपोर्ट देखिए, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में राजस्थान राज्य शीर्ष नंबर पर है, टॉप नंबर पर है मतलब। वहीं खबर आ रही, केंद्र सरकार स्थापित करेगी 788 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां आदिवासी बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी, है ना। वहीं खबर आ रही, राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनके 200 रुपए जुर्माना और समन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था उन्होंने। और देखिए, बैंक यूनियन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं के बैंक कर्मियों पर हमलों के बाद उनको सुरक्षा देने की अपील की। मराठी न बोलने पर भी विवाद पैदा हुआ। कल ही एक मामला सामने आया था ना, मैंने आपको बताया था। मुंबई में एक एमएनएस कार्यकर्ता ने बैंक मैनेजर पर जबरदस्ती मराठी बोलने का प्रेशर डाला था। और खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की इजाजत दी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट हुई। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। और खबर देखिए, गुजरात सूरत में एक गुमशुदा बच्ची की तलाश के लिए ड्रोन उड़ाया गया। सीसीटीवी से मिला सुराग। 12 घंटे से लापता बच्ची 45 मिनट में मिल गई। इसे कहते हैं प्रशासन की सूझबूझ। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले, मणिपुर राज्य में 4 महीने से शांति का माहौल है। सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही है। तो इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी बताए वहां क्यों नहीं गए। वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान से भारत आए 159 लोग। एक महिला ने बॉर्डर पर एक बच्ची को जन्म दिया, तो माता पिता ने भी बच्ची का नाम भारतीय रख दिया। सिंध प्रांत में रहते थे ये। गुरुवार को सिंध से तकरीबन 150 हिंदू प्रवासियों का जत्था वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचा। और देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुए 2 महीने हो चुके हैं। अभी के हालात कैसे चल रहे हैं? कानून में कुछ दिक्कतें आ रही है। कर्मचारी वकील इस कानून के विरोध में उतरे। लिव इन वाले भी परेशान है। सरकार अब कुछ संशोधन भी कर सकती है। आपको पता होगा, उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले यूसीसी कानून लागू किया था। तो अब इसके कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो सामने आ रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अनंत अंबानी की पदयात्रा में नंगे पेट शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। लोगों को खास संदेश भी दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये गुजरात जामनगर से द्वारका तक 110 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। अनंत, आपको पता होगा 80 किलोमीटर तो चल भी चुके हैं इनमें से। तो बागेश्वर धाम ने भी इनको ज्वाइन किया, कंपनी दी। और इसके अलावा हाल ही में जो बागेश्वर धाम ने हिंदू गांव बनाने की घोषणा की थी, इस मामले पर भी देखिए मध्य प्रदेश में विवाद पैदा हुआ। कांग्रेस ने मांगी मुस्लिम, ईसाई और सिख गांव की अनुमति, तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड में पूर्व मंत्री के निजी सचिव समेत 21 ठिकानों से छापेमारी के दौरान ईडी को 20 लाख रुपए मिले। झारखंड, बंगाल, दिल्ली समेत 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। और खबर है दोस्तों, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सेकेंड ट्रायल शुरू हुआ। योगासन में भाग लेने के लिए आप भी 1.5 मिनट का वीडियो भेज सकते हैं। बिहार में 4 मई से शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी खुद इसका शुभारंभ करेंगे। 4 मई से लेकर 15 मई के बीच ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होंगे बिहार में, ठीक है ना। पटना में भी इन 5 जगहों पर यह आयोजन होगा। और बड़ी खबर आ रही, अमेरिका में ईमेल भेज करके सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया जा रहा है। अब एआई से कैंपस एक्टिविस्ट की पहचान कर रही है सरकार। देश छोड़ने के भी आदेश दिए ट्रंप सरकार ने। खेल समाचार से खबर देखिए, आईपीएल मैच में लखनऊ ने मुंबई को 12 रन से हराया। आखिरी ओवर में 22 रन नहीं बना सके हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट भी लिए। और टेक न्यूज से खबर देखिए, लॉन्च हुआ आईटेल का लेटेस्ट फीचर फोन। दूर दराज के इलाकों में भी जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलेगी। कीमत इसकी 1399 से शुरू है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या खत्म हुई। अब टिकट के साथ साथ आपको 2 खास सुविधाएं मिलेगी। एक तो ये कि मोबाइल ऐप के माध्यम से मेट्रो टिकट के साथ आप बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी बुक कर पाएंगे।
इसके अलावा ऑटो पे के सहयोग से शुरू हुई ये स्मार्ट डोर टू डोर ट्रेवल सेवा अलग अलग बुकिंग की जरूरत को खत्म करेगी। तो दिल्ली मेट्रो का जो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है उस पर आपको ये नई सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। टर्मिनल 3 पर बनेगा स्मार्ट पुलिस बूथ। इस बूथ के शुरू होने से हवाई यात्रियों को आपराधिक मामलों में त्वरित सहायता और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी एयरपोर्ट पर ही, समझ रहे हो, एज ए मिनी थाने की तरह होगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए आप, व्हाट्सएप चैट्स पर मिलेगी अब और बेहतर सिक्योरिटी, नए प्राइवेसी फीचर की टेस्टिंग भी चल रही है। खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी रोपवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 15 किलो तक सामान ले जा सकेंगे निःशुल्क। वही देखिए बिहार के इस जिले में 5 लाख गायों को लगेगा टीका। पशुपालन विभाग की तरफ से नया वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा बिहार के बांका जिले से, ठीक है ना। धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी शुरू होगा ये। वहीं खबर है यूपी गोरखपुर में बनेगा भव्य गोरखा संग्रहालय, अयोध्या और वाराणसी के संग्रहालयों से भी मिलेगी प्रेरणा। खबर है अब एयरपोर्ट पर जब्त नहीं होंगे यात्रियों के निजी आभूषण, हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम निर्देश जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों के पुराने और निजी आभूषणों को अनावश्यक रूप से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सीमा शुल्क विभाग को बैगेज के नियमों में संशोधन के लिए समय भी दिया गया है। खबर है बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए भी नीतीश सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। एक तो कम आय वालों को मजबूती मिलेगी, जिसके तहत देखिए नीतीश सरकार का प्लान क्या है। एक तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 के बजाय 50% की जाएगी। वहीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को एक प्रमुख मानदंड बनाया जाए बिहार में, समझ रहे हो। और खबर देखिए उत्तराखंड में अगले 30 सालों के लिए बनेगी जल आपूर्ति की कार्य योजना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जारी किए निर्देश। यूपी नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज है, 15 साल बाद 1.5 किलोमीटर सड़क का रास्ता साफ हुआ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना आसान होगा। वही देखिए यूपी में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए भी खुशखबरी आई, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल की है। जो वृद्धाश्रम में बेसहारा बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए यूपी सरकार का यह नया प्लान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ अब यूपी सरकार उनके पूर्व व्यवसाय और पैसे के अनुभवों का उपयोग करके उन्हें काम भी उपलब्ध कराएगी, मतलब समझ रहे हो। तो बुजुर्गों का कुल मिलाकर टाइम पास हो जाएगा, वृद्धाश्रम में भी उनको प्रोफेशन से जुड़े काम मिल पाएंगे, है ना। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में स्तन कैंसर की जांच दर बहुत ही कम है, 45 से भी ज्यादा की उम्र की केवल 1% महिलाओं की जांच हो रही है। खबर है दिल्ली सरकार मई महीने में कृत्रिम बारिश करवा सकती है। प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बैठक भी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार द्वारा। और इधर देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में केंद्र सरकार और ASI को पक्षकार बनाने की मांग की गई। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मुद्दे पर। हरियाणा में देखिए दोस्तों सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू हुआ, घर घर पहुंचेंगे मास्टर जी। एक तो देखिए जनवरी में हुआ था ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे, सभी जिलों की रिपोर्ट भी भेजी गई। और देखिए हरियाणा के मोहित मलिक 11 अप्रैल से शुरू करेंगे माउंट एवरेस्ट फतेह अभियान, खेल मंत्री ने भी उनको शुभकामनाएं दी है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, अब 8 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या था, सरहुल के दौरान की गई बिजली कटौती का मामला का। और खबर है दोस्तों बिहार के मेट्रो के काम में तेजी आएगी, 397 JE को मिली नई पोस्टिंग, 1 सप्ताह में ज्वाइन करेंगे ऑफिस। और खबर देखिए अब आपके पास भी होगा आपका सपनों का घर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया यूपी में। लखनऊ वासियों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा, फ्लैट प्लॉट वगैरह खरीदने का मौका है ना। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है, 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ भारत 10वें स्थान पर है AI सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और देखिए दोस्तों बीते दिन पड़ोसी देश नेपाल में भी 5 की तीव्रता का भूकंप आया और इसका असर उत्तर भारत के भी कई शहरों और राज्यों में देखने को मिला। भूकंप के झटके लगे, हालांकि तीव्रता कम ही थी, तो गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए एक तो रेलवे से खबर आ रही, राजस्थान जयपुर स्टेशन पर निर्माण के चलते अब रेवाड़ी होकर गुजरेगी 6 ट्रेनें, यूपी और राजस्थान के बीच होती है संचालित ये ट्रेन। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में रेलवे से एक और खबर आ रही दोस्तों, 28 मई से लेकर 8 जून तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी, तो आप घर से निकलने से पहले रेल यात्रा के दौरान अपना प्लान उस हिसाब से शेड्यूल कर ले। और देखिए मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बोले MP में 30,000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। घटिया में 50 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन भी किया, कहा कि 100 गाँव को लाभ मिलेगा। वही खबर है MP उज्जैन में भी कुंभ आयोजित होने जा रहा, 50,000 टॉयलेट और 16,000 सफाई कर्मी लगेंगे। उज्जैन सिंहस्थ पर्व के लिए 500 अस्थायी अस्पताल भी बनाने के निर्देश दिए हैं, मतलब ये भी प्रयागराज कुंभ की ही तरह होगा। उज्जैन में 2028 में लगेगा सिंहस्थ कुंभ। और खबर है मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो मैंने आपको कल अपडेट बता दिया था। वही खबर है मध्य प्रदेश की 15,008 वक्फ संपत्ति से सिर्फ 2 करोड़ आय हो रही है। बोर्ड अध्यक्ष बोले कि 100 करोड़ सालाना आय होनी चाहिए इससे। तो भोपाल के नईम समेत कई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के मामलों में अब रिकवरी भी निकली, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो इस बात से खुश हैं, सरकार केंद्र सरकार जो है वक्फ संशोधित बिल लेकर आ रही, तो है ना। और खबर है दोस्तों मिशन मोड में होगा पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम, MP में 3 महीने में पूरी हो जाएगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में भी स्कूलों का समय बदलने जा रहा, कुछ जिलों में 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी कक्षाएं, राजगढ़ से इसकी शुरुआत हुई। बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, एक साथ बनेंगे
164 ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे अलग अलग जिलों में। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस के अलावा यूपी में एक और बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है। 5000 पदों पर नौकरी निकलेगी। दरअसल यूपी में परिवहन निगम के अंदर 5000 महिला परिचालकों की सीधी भर्ती होने वाली है। अपने ही गृह जिले में तैनाती होगी। ये यूपी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और वहीं खबर देखिए 10वीं में ओपन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। गरियाबंद में 12वीं की जगह 10वीं का प्रश्न पत्र बांटा गया। और देखिए इस राज्य में जल्दी भरे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए स्कूली टीचरों के पद भी। पश्चिम बंगाल मामले पर सरकार का यह कहना है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल अपने पद से हटाए गए। संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग को मंजूरी दी। और खबर है गाजा में 2 लाख से ज्यादा नए लोग विस्थापित हुए। लोग फिर से सुरक्षा की तलाश में भागने को मजबूर हैं। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों के भाग्योदय का योग बन रहा है और कर्क राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि थाईलैंड की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं। कमेंट करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।